राम राम भाई लोग। तो आज डिस्कस करते हैं हिस्ट्री 1700 से 1857। तो इसमें करीब करीब 5 यूनिट हैं। यूनिट 1 में 18th सेंचुरी के बैकग्राउंड और डिबेट है। यूनिट 2 में एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर है। यूनिट 3 में मेकिंग ऑफ अ कॉलोनियल इकोनॉमी है। यूनिट 4 में सोसाइटी एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। और यूनिट 5 में द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इस वीडियो में हम लोग 3 यूनिट डिस्कस करेंगे, बाकी के 2 यूनिट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बैकग्राउंड आपको बता देना चाहता हूँ कि 1700 से 1857 से पहले आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पे उस टाइम मुग़ल रूल था। तो मुग़लों का बैकग्राउंड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबर 1526 में भारत में आया। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद उसने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना करी। 1530 में बाबर मर गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 से 1540 तक, और उसके बाद 1555 से 1556 तक हुमायूं राज करा। बीच में 15 साल का जो पीरियड था उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर और सूर वंश की स्थापना करी थी। लेकिन दोबारा हुमायूं वापस आया और हुमायूं ने वापस से अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस जीता। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिर के। वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था, वहाँ से गिर के मर गया। उसके बाद उसका 14 साल का बेटा, जिसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, गद्दी पर बैठा। 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन करा। उस शासनकाल में उसने भारत, जो कि एक मुग़ल वंश जो कि छोटे से भारत के टुकड़े पर दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाके पर रूल करता था, उसको अकबर ने एक साम्राज्य में बदल दिया। करीब करीब पूरा उत्तर भारत का इलाका मुग़ल सल्तनत के, मुग़ल रूल के अधीन हो गया। ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। 1605 से 1628 तक करीब करीब जहांगीर शासन में रहा। 1628 में जहांगीर की मृत्यु हुई। उसके बाद 1628 से 1658 तक शाहजहां ने शासन करा। ठीक है। शाहजहां 1658 में उसके बेटे ने, औरंगजेब ने, शाहजहां को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, और उसके बाद गद्दी को उसने हथिया लिया। और 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन करा। तो इसी 1658 से 1707 औरंगजेब के शासनकाल में चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई और काफ़ी बिगड़ गई, जिसके कारण अंततोगत्वा 1857 में मुग़ल सल्तनत पूरी तरह से समाप्त हो गया। मुग़ल पूरी तरह से भारत से समाप्त हो गया और अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हो गया। इसको मैंने इन शॉर्ट बताया है, लेकिन अगर आपको डिटेल में इसको जानना है तो मैं 2 वेब सीरीज़ रिकमेंड कर देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। एक वेब सीरीज़ है द हॉटस्टार पे एम्पायर, जो कि बाबर की जीवनी पे बेस्ड है, और दूसरा है G5 पे ताज, जो कि अकबर और जहांगीर की जीवनी पे बेस्ड है। उसको आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपको मुग़ल हिस्ट्री और मुग़ल कल्चर, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, मुग़ल पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। तो यही इन शॉर्ट समरी हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी देख लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे आराम से। ठीक है। तो 1600 में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में आया। ठीक है। और 1613 में, जैसा कि मैंने अभी स्टोरी में सुनाया, 1613 के टाइम पे जहांगीर का शासन था भारत में। 1613 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा। जहांगीर ने उसको
यहाँ भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। 1613 में कैप्टन हॉकिंस ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री लगा ली, जहाँ से वो ट्रेड करते थे। यहाँ से वो सामान सस्ते दाम पे खरीदते थे और इंग्लैंड में जाके बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ 3-4 और कंपनीज थी जो कि भारत में कारोबार करती थी। एक पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और पांचवी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 5 कंपनियां उस टाइम भारत के साथ कारोबार करती थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करना है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि 1700 और 1857 का जो स्पेसिफिक पीरियड है उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो उसको पॉलिटी, उस टाइम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकॉनमी, उस टाइम की इकॉनमी क्या थी, सोसाइटी, उस टाइम का समाज किस तरह का था, रिलीजन, उस समय का धर्म क्या था, कैसा था, पॉलिटी, इकॉनमी, सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, इन 5-6 टर्म्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री 1700 टू 1857। पहला चैप्टर है इंडिया इन द 18th सेंचुरी, बैकग्राउंड एंड डिबेट्स। इसमें बेसिकली डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मुगलों का डिक्लाइन क्यों हुआ था। तो अभी जैसा कि मैंने कहानी में सुनाया कि अकबर ने मुग़ल अम्पायर को बनाया और औरंगज़ेब के टाइम पे चीज़ें और स्थितियाँ बिगड़नी शुरू हुई, तो इसको कहानी की तरह ही समझते हैं। 1658 में जब शाहजहाँ को गद्दी से हटा के औरंगज़ेब गद्दी पर बैठा, तो औरंगज़ेब रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्ति था। धार्मिक कट्टरता उसमें ज़्यादा थी बाकी मुग़ल शासकों के मुकाबले। औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी, चाहे वो उसकी रिलीजियस पॉलिसी हो, उसके टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, मिलिट्री वीकनेस हो, इन तमाम जो फैक्टर्स हैं जो कि उसके काल में घटित हुए, जिसके कारण मुग़ल साम्राज्य डिक्लाइन हो गया। तो 1658 में बैठते के साथ ही औरंगज़ेब को जो खजाना मिला था वो पूरी तरह से खाली था, क्योंकि शाहजहाँ ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाल किला बनवाया था, ताजमहल बनवाया था, तो करीब करीब मुग़ल खजाना उसने खाली ही कर दिया था। औरंगज़ेब को जो खजाना मिला था पूरी तरह से खाली हो चुका था, करीब करीब खाली हो चुका था। उसके ऊपर औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी, धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता, जिसके कारण फर्दर डिक्लाइन होता चला गया। आइए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले पॉलिटिकल रीजन्स क्या थे मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर में कोई सक्सेशन रूल नहीं था, जैसा कि पुराने ज़माने में होता था, या फिर लिखा होता था प्रिमोजेनिचर का रूल था। प्रिमोजेनिचर मतलब कि पिता के मरने के बाद या राजा के मरने के बाद राजा का जो बड़ा बेटा है, जो कि युवराज का पद जिसको मिलता था, वही राजा बनता था। लेकिन मुग़ल एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं था। मुग़ल एम्पायर में था कि जो सबसे काबिल है वो बाकी को मार के या फिर बाकी को जेल में डाल के राजा बनेगा। तो कोई सक्सेशन का रूल नहीं था कि अकबर के बाद कौन, जहांगीर के बाद कौन, शाहजहाँ के बाद कौन। तो जो भी राजा बनता था वो अपने भाइयों को मार के राजा बनता था। तो औरंगज़ेब भी उसी तरह से राजा बना था, और उस तरह से राजा बनने में करीब करीब बहुत सारे वॉर्स लड़ने पड़ते थे। वॉर्स लड़ने के बाद वॉर्स को जीतना भी होता था, तो उससे पॉलिटिकल कंडीशंस वीक होती थी। ठीक है, औरंगज़ेब के बाद जो उसके सक्सेसर आए, जैसे बहादुर शाह, जहांगीर शाह, ये सब सक्सेसर वीक थे। औरंगज़ेब की तरह काबिल भी नहीं थे और मस्त मिजाज थे, रंगीन थे। जैसे एक रूलर है मोहम्मद शाह रंगीला, वो कोर्ट में आता था तो नंगा हो के आता था।
दिन रात शराब और शबाब में लीन रहने वाला रूलर था। 1739 में जब नादिर शाह का अटैक हुआ तो नादिर शाह के दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लूट मचाया था उसने। तो देखा, उसने बुलाया कि बताओ यहाँ का राजा कौन है। तो मोहम्मद शाह रंगीला को ढूंढने गए लोग, तो दिल्ली में कोठे पे मिला। कोठे पे से उठा के उसको पकड़ के लाए, तो उसको पता ही नहीं था कि अटैक भी हुआ है। इस तरह का तो राजा था। तो जब इस तरह का राजा होगा तो भाई उसकी प्रजा का क्या हाल होगा और उसके राज्य का क्या हाल होगा। वही कुछ हाल मुग़ल एम्पायर का भी था। तो आपको स्टोरी तो ध्यान में रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे पेन से, आपको इसको हूबहू अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए, पेपर में लिखने के काम आएंगे। क्या क्या पॉलिटिकल रीजंस थे? पहला, एब्सेंस ऑफ सक्सेशन रूल। दूसरा, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। तीसरा, एम्बिशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। चौथा, फैक्शनलिज्म अमंग कॉर्टियर्स। पांचवा, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। छठा, फॉरेन ओरिजिन ऑफ द मुगल्स। सातवां, फॉरेन इन्वेजन। और आठवां, राइज ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया। एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। एब्सेंस ऑफ सक्सेशन रूल मैंने डिस्कस करा, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब मैंने डिस्कस करा, एम्बिशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। तो उतने बड़े भारत में मुग़ल एम्पायर का जो उतना बड़ा साम्राज्य था भारत में, तो उसमें करीब करीब सारे प्रोविंसेस को बांट के वहाँ पे सूबेदार अलॉट कर रखे थे। अवध में एक, हैदराबाद में एक, बंगाल में एक, गुजरात में एक, राजस्थान में एक, ऐसे सूबेदारों को बांट के रखे थे। तो उनका भी था भाई कि हमको या मेरे को अपना राज्य में स्वतंत्रता चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, सिंगल हैंडेडली रूल करना है, हम क्यों मुग़ल एम्पायर के अंडर में जिए। तो उनका भी कुछ कुछ अपना एम्बिशन था, तो उसके लिए वो भी भिड़े हुए थे। फैक्शनलिज्म अमंग कॉर्टियर्स, मुग़ल एम्पायर में जो कॉर्टियर्स थे, मंत्री थे, उनमें आपस में गुट बने हुए थे। गुट का परिणाम था कि सैयद ब्रदर्स जैसे लोग भी आए, जिन्होंने करीब करीब किंग मेकर की भूमिका में थे। वो औरंगजेब के मरने के बाद जुल्फ़िकार खान, सैयद ब्रदर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, औरंगजेब के मरने के बाद करप्शन करीब करीब पीक पर पहुंच गई थी, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। एनार्की का कंडीशन था। एनार्की मतलब करीब करीब जंगल वाला कंडीशन, जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो, वो वाला कंडीशन था। फॉरेन ओरिजिन ऑफ द मुगल्स, जनता में वैसे भी क्रोध था। औरंगजेब आने के बाद उसने जिजिया भी लगा दिया था। जिजिया कानून जो रिलीजियस टैक्स था कि हिंदुओं को सुरक्षा के लिए जजिया कर भरना होगा। तो हिंदुओं में और बाकी जनता में भी खुद आक्रोश था कि ये मुग़ल बाहरी है, आक्रांता है। उनकी वो वाली जो हिस्ट्री है उसको भी लोगों ने ध्यान में रखा था। उसके अलावा फॉरेन इन्वेजन, जैसे मैंने डिस्कस करा, नादिर शाह 1739 में भारत आया। अहमद शाह अब्दाली करीब करीब 6-7 बार वो भारत में आया, वो अटैक किया। अटैक करने आते थे तो ये लोग लूट लेते थे, पूरी तरह से लूटते थे और लूट के लेके चले जाते थे। उसके अलावा लार्ज स्केल पे मैसेकर करते थे, मतलब लोगों को मारते थे और महिलाओं का रेप करते थे, बच्चों को भी मार देते थे। तो इस तरह का जब फॉरेन इन्वेजन होता है तो उससे एम्पायर की करीब करीब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वीक हो जाता है, इकोनॉमी वीक हो जाती है। तो वही वाला सिचुएशन मुग़ल एम्पायर के साथ भी हुआ। और राइज ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया, तो ये मैंने जो 5 कंपनियां पहले आपको स्टोरी में बताई थी, 5 कंपनियां धीरे धीरे भारत में अपने पैर फैला रही थी। तो ये कुछ पॉलिटिकल रीजन्स है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के कारण में। अब आइए आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक रीजन्स क्या है। ये मैंने वहीं पे सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट कर रखा है बुक में, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर स्टोरी को ही अगर आप 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, सैयद ब्रदर्स किंग मेकर की भूमिका में लिखा हुआ है। एम्बिशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, हैदराबाद, अवध, बंगाल, गुजरात। फैक्शनलिज्म अमंग कॉर्टियर्स, देख सकते हैं गुट बनना शुरू हो गया था वहीं पे, ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन पीक पे था। फॉरेन ओरिजिन ऑफ मुगल्स, फॉरेन इन्वेजन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। अब देख लेते हैं कुछ यूरोपियन पावर भी यहाँ लिखा हुआ है। इकोनॉमिक रीजन्स क्या थे? तो इकोनॉमिक रीजन्स मैंने बताया कि एक तो शाहजहाँ
शाहजहाँ बनवा रहे थे ताजमहल और लाल किला, तो उनको चिंता था नहीं कि खजाने का क्या होगा। उसके ऊपर से इतना सारे जागीरदार, तो मुगल्स जागीरदार रखे हुए थे इलाकों को रन करने के लिए अपने अंडर में। तो जागीरदार इतने हो गए कि ज़मीनें कम पड़ने लगी। जागीरदार मतलब वो जिनको ज़मीनें दी जाती थी और एरिया दिया जाता था कि आप इस एरिया में अपना, इस इलाके में अपना रूल करेंगे। तो जागीरदार इतने ज़्यादा हो गए कि ज़मीनें कम पड़ने लगी। एग्रीकल्चरल क्राइसिस, उस टाइम खेती ठीक ठाक नहीं हो पाती थी, फैमाइन्स आते थे, सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, जिसके कारण उपज उस तरह की नहीं हो पाती थी और टैक्सेस उतने ही ज़्यादा थे। चेंजेस इन रीजनल इकोनॉमीज, रीजनल इकोनॉमी में परिवर्तन हो रहा था। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और आगरा का स्तर, दिल्ली और आगरा जो सेंटर हुआ करते थे, उनका जो जो उनका आप क्या कहेंगे उसको, रुतबा था, वो धीरे धीरे गिर रहा था। और जो रीजनल इकोनॉमी है, रीजनल इकोनॉमी जैसे जयपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, ये धीरे धीरे उठ रहे थे, ये धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। राइज ऑफ पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट एंड स्टार्टअप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 कंपनियां भारत में आ गई थी, तो छोटे छोटे भारत में भी कारोबारी पैदा होने शुरू हो गए थे, जो कि उन अंग्रेज़ों के साथ कारोबार करते थे, बाहर भी कारोबार करते थे। ठीक है, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्टोरी ही ध्यान में रखें, ज़्यादा सही रहेगा। कौन पढ़ेगा 60 पेज की करीब करीब स्लाइड से। स्टोरी को ध्यान से सुने, ज़रूरत पड़े तो 2 बार 3 बार सुने, लेकिन याद रखें स्टोरी, तभी पेपर में कुछ लिख पाइएगा। ठीक है। तीसरा, मिलिट्री वीकनेस। मिलिट्री वीकनेस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्या मिलिट्री वीकनेस थी? औरंगजेब के मरने के बाद जो आर्मी है पूरी तरह से इनडिसिप्लिन हो चुकी थी। आर्मी में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आर्मी इनडिसिप्लिन हो जाती है तो फिर वो सत्ता के कंट्रोल में नहीं होती है, और जब कंट्रोल में नहीं होती है तब वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं समाज में। उसके अलावा स्ट्रेटजीज इनकी बिल्कुल पुअर थी। नेवी इनके पास थी नहीं मुगलों के पास, और वेपन्स भी तलवार और भाले यूज़ करते थे। अंग्रेज तोप लेके आए थे इनके पास, तोप वो आर्टिलरी लेके आए थे, और ये तलवार और भाले से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स है मुगलों के डिक्लाइन के। जब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी गिरती है तो रीजनल पावर राइज करता है, तो रीजनल पावर यहाँ पे भी राइज करा। कौन कौन सा था? जैसा कि आप देख सकते हैं, मराठा, अवध, सिख, रोहिला, बुंदेला, जाट, राजपूताना, हैदराबाद, मैसूर, त्रवणकोर, बंगाल। इसको अगर आपको क्लासीफाई करना है प्रॉपर, तो आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं 3 तरह से। पहला, सक्सेसर स्टेट, जो कि मुगलों को जिन्होंने आगे मुगलों के आगे सक्सेसर बने। बंगाल में अलीवर्दी खान ने करीब करीब ऑटोनॉमी स्थापित कर ली और अपना राज्य बना लिया। अवध में शुजाउद्दौला इमादुल मुल्क, ये मुगलों का वजीर हुआ करता था, लेकिन इसने फिर उसके बाद जब देखा कि मुगल एम्पायर वीक हो गया तो ये अपना खुद से राज चलाने लगा। और तीसरा, हैदराबाद में आसफ जहाँ निजामुल मुल्क, देखा कि सत्ता करीब करीब मुगलों की जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसने भी रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दिया और खुद का अपना एक हैदराबाद स्टेट स्थापित कर लिया। रेबेलियस स्टेट थे मराठा, सिख, जाट, रोहिला, बुंदेला। अब इसकी कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, शिवाजी और औरंगजेब की कहानी फेमस है, छत्रपति शिवाजी महाराज की। कैसे 25 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज ने दक्कन में औरंगजेब को उलझा के रखा, जिसके कारण करीब करीब मुग़ल खजाना भी खाली हो गया और विद्रोह भी शुरू हो गया। जब यहाँ पे शिवाजी ने उलझा के रखा था इनको, तो वहाँ पे सिखों ने भी विद्रोह कर दिया, जाटों ने भी विद्रोह कर दिया, सूरजमल, रोहिलास ने भी विद्रोह कर दिया, बुंदेलास ने भी विद्रोह कर दिया। हर जगह विद्रोह हो रहे थे, और औरंगजेब यहाँ पे विद्रोह दबाने आया दक्कन में, तो उधर होने लगे, उधर जा रहा था तो इधर हो रहे थे। उसके अलावा कुछ और राज्य, अदर स्टेट्स, राजपूताना, मैसूर, त्रवणकोर, राजपूतों के साथ मुगलों की अच्छी खासी संधि थी,
लेकिन औरंगजेब के आने के बाद औरंगजेब इतना बड़ा, अब क्या कहा जाए इसको, लेकिन औरंगजेब के काल में करीब करीब, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिसरप्शन भाई लोग, तो औरंगजेब के काल में जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि मेवाड़ और मारवाड़, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे अमर सिंह और जहांगीर के बीच में संधि हो गई थी। तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के साथ मुगलों की अच्छी खासी संधि थी और वो मिलके ही लड़ते या युद्ध वगैरह करते थे। राजपूत मुगलों के साथ कोऑपरेट करते थे जब जहांगीर और शाहजहां रेन करते थे तब। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आए तो औरंगजेब ने क्या करा कि मारवाड़ में जसवंत सिंह रूल करते थे। तो जसवंत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, ठीक है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद कायदे से अजीत सिंह को मारवाड़ का रूलर बनना था, लेकिन औरंगजेब पहुंच गए मारवाड़ और ये पैसा ले लिए जसवंत सिंह के भाई से और उनको बैठाने लगे गद्दी पर। जनता ने विद्रोह कर दिया। अजीत सिंह उस टाइम छोटे थे, अपनी माँ के साथ वो पहुंच गया मेवाड़ और मेवाड़ उनको शरण दे दिया। औरंगजेब मेवाड़ पर अटैक कर दिए। बताइए, मेवाड़ पर अटैक कर दिया औरंगजेब। अब राजपूत जो इनके सबसे खास हुआ करते थे, राजपूत भी इनके विरोधी हो गए। राजपूतें फिर इनको निपटा भी दिए। कैसे निपटाए अब देखिए आगे। शिवाजी के साथ भी यही हुआ। छत्रपति शिवाजी और मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र वाले रीजन में, पुणे वाले रीजन में था। उसके बीच में बीजापुर और गोलकोंडा साम्राज्य थे, उसके ऊपर मुगल थे। तो औरंगजेब के बेटे ने इनको सलाह दिया कि पिताजी एक काम करिए, माफ़ करिएगा, अब्बू जान एक काम करिए कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि मराठाओं को फंडिंग करते हैं ताकि वो बीजापुर और गोलकोंडा को निपटा दें, फिर उसके बाद हम लोग मराठाओं को निपटा देंगे। तो औरंगजेब जब भी सलाह सुने, कितना बढ़िया सलाह दिया था उनका बेटा। औरंगजेब सलाह सुने तो अपना बेटा को 12 साल के लिए जेल में डाल दिए। काहे? तुम हमको सलाह दोगे? वाह। तो फिर औरंगजेब की बेटी आई कि अब्बू जान भैया को जेल से बाहर निकाल दीजिए। तो तुम अपने भैया का सपोर्ट करोगी, इसको भी पकड़ के जेल में डाल दो। औरंगजेब उसको भी पकड़ के जेल में डलवा दिए। तो यही तो थे औरंगजेब, यही इनका था कहानी। ऐसा ऐसा इनका पॉलिसी था जिसके कारण जिस मुगल साम्राज्य को अकबर ने बनाया था, उस मुगल साम्राज्य को करीब करीब अपनी पॉलिसी से औरंगजेब ने तबाह कर दिया। राजपूत अब इनके विरोधी हो गए, जाट और सिख पहले से विरोधी थे, मराठा इनके खून के प्यासे पहले से थे। और इनके जो अंदर के जो लोग थे, जो अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, हैदराबाद के नवाब, जो कि खास हुआ करते थे, खुद विद्रोह करके अपना ये लोग राज्य बना के शासन करने लगे। तो बचा क्या मुगल अंपायर के पास? कुछ नहीं। उधर अंग्रेज पहले ही से बंगाल में डेरा डाल के बैठे हुए थे। उसका भी कहानी आगे है, आगे डिस्कस करते हैं उसको। अंग्रेजों का कहानी शुरू होता है 1608 से। तो मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में ही, पहले वाले वीडियो में ही। लेकिन धीरे धीरे कारोबार करते हुए ये लोग एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स में तब्दील होने लगे। आपको कर्नाटिक वॉर की कहानी समझाने से पहले मैं मैप दिखाना चाहूँगा। ये इंडिया का मैप आप देख सकते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन है, यहाँ पे जो डार्क पोर्शन है मैप का, वो जो रीजन है वो कर्नाटिक का रीजन है, उसको कर्नाटिक बोलते थे। तो कर्नाटिक के नवाब रूल करते थे। कर्नाटिक के नवाब
जब रूल करते थे उस टाइम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों भारत में अपना कारोबार कर रही थी। तो क्या हुआ कि 1740 में करीब करीब ऑस्ट्रिया में, वहाँ यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस उसमें कूद गए। तो वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी। तो जाहिर सा बात है भाई, वहाँ लड़ाई चल रहा है तो फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश नेवी ने कुछ फ्रेंच जहाज़ों को कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद उस टाइम फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले ने बोर्दियो के साथ मिलके ब्रिटिश नेवी पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद अपने जहाज़ों को छुड़वा लिया। अंग्रेज बुरी तरह वहाँ पे हार गए डुप्ले की वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ने संधि कर ली यूरोप में। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में जो एक दूसरे का जिन्होंने एरिया कब्जाया था और जहाज़ पकड़े थे, आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया और संधि हो गई। लेकिन आग तो लग चुकी थी। 1749 में फिर हुआ सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटिक। सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटिक में क्या हुआ कि आसफ जहाँ 1748 में मर गए। तो आसफ जहाँ के बेटे थे नासिर जंग, और आसफ जहाँ के पोते थे मुजफ्फर जंग। और नवाब जो कर्नाटिक रीजन के थे वो थे अनवरुद्दीन, और नवाब बनना चाहते थे चंदा साहिब। तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर दिया फ्रेंच ने, और नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने। फिर लड़ाई शुरू हो गई सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटिक। सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटिक करीब करीब 1749 से 1754 तक चली। शुरू में तो फ्रेंच जीत रहे थे, लेकिन बाद में आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। अंग्रेज अंततोगत्वा अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से संधि हो जाती है, और संधि होती है तो फिर से वापस से टेरिटरी दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब जो कब्जा फ्रेंच ने जो कब्जा करा है वो फ्रेंच वापस लौटा देंगे, और ब्रिटिश ने जो कब्जा करा है वो ब्रिटिश वापस लौटा देंगे। फिर यहाँ पे मामला सुलह हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटिक होता है। अंग्रेज़ों ने क्या करा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पैसे खिला के, उसके जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ पे फ्रांस में, और डुप्ले को यहाँ से बुलवा लिया, और डुप्ले की जगह आ गया काउंट डी लल्ली। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम था। लल्ली पूरी तरह से मूर्ख था। तो यार जैसा ही दोनों का नाम, दोनों लोगों का नाम, वैसा ही दोनों का काम। लल्ली फ्रेंच गवर्नर था और कूट ब्रिटिश कमांडर था। कूट ने लल्ली को कूट दिया और फ्रेंच पूरी तरह से हार गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लिया। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। वहीं यूरोप में, फ्रांस में, और फिर से समझौता ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। फ्रेंच पूरी तरह से हार गए, और हारने के बाद सत्ता की रेस से बाहर हो गए। तो यह है कहानी ब्रिटिश और फ्रेंच की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो साम्राज्य थे, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, मैसूर, पंजाब, इन सबको कैसे हराया और भारत पर कैसे कब्जा किया। आगे की कहानी देखते हैं। सबसे पहला नंबर किसका आता है।
पहला नंबर आया बंगाल का। तो कहानी बताए थे आपको कि कैसे मुगल अंपायर से अलग होके अलीवर्दी खान ने बंगाल में एक नया साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसी का पोता था सिराजुद्दौला। उसका उम्र 20 साल का था। बंगाल की कहानी सुनिए, बंगाल की कहानी भी बढ़िया है। तो 20 साल का था, गरम खून था, नया नया राजा बना था, नवाब बना था बंगाल का। बंगाल में अंग्रेज ट्रेड करते थे, कारोबार करते थे। उनका कलकत्ता में पोर्ट था, ढाका में पोर्ट था अंग्रेजों का। तो वहाँ से मुगल अंपायर का ही एक एम्परर था फारुखशियर। वो लोग को फरमान दे दिया था कि लोग ट्रेड करेगा बिना टैक्स पे किए। तो भाई ट्रेड ये लोग करता था, ऊपर से जो ये लोग को जो पास मिला था दस्तक, वो ये लोग दूसरा का भी बांटता था, उससे भी पैसा लेता था, जिससे कि नवाब को घाटा होता था। भाई नवाब को टैक्स नहीं मिल पाता था, टैक्स कम मिल रहा था। दूसरा कि लोग नवाब के दुश्मनों का मदद भी करता था। नवाब के खुद के कोर्ट में इनके दुश्मन भरे पड़े थे। एक घसीटी बेगम उसकी चाची थी, शौकत जंग, राज बल्लभ, जगत सेठ, ये सब बड़े बड़े बैंकर और कारोबारी थे। उमी चंद, मीर जाफर। मीर जाफर सबसे बड़ा गद्दार, इसका कमांडर था सेना का। जब सेना का कमांडर है गद्दार हो तो फिर राजा का क्या हाल होगा? वही हाल हुआ। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, और पलासी के युद्ध में और रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर मिल गए, और मिल गए तो सिराजुद्दौला की सेना लड़बे नहीं की, और नहीं लड़ी तो सिराजुद्दौला मारे गए, और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने राजा बना दिया। बदले में मीर जाफर ने पूरा का पूरा जो पोर्ट का एरिया था उसका ट्रेडिंग राइट अंग्रेजों को दे दिया, ऊपर से रुपया भी दिया रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, तो यह है कहानी बंगाल का। शुरुआत हुआ 1757 से। अब थोड़ा सा पीछे जाइए। थर्ड कर्नाटिक वॉर हमने बताया था, आयर कूट ने काउंट डिलली को कूट दिया था 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉस में। तो 1757 में पलासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को खूब रुपया मिला, यह मीर जाफर से। तो रुपया का इस्तेमाल किया उसको हराने में 1760 में। फ्रेंच को समझ में नहीं आ रहा था कि अंग्रेज अचानक से इतना ताकतवर कैसे होगा। कारण उसका था बैटल ऑफ पलासी। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे से देखते हैं कि आगे अंग्रेजों ने फिर क्या किया। तो पलासी के बाद क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ इसको पहले देखते हैं। 1759 में क्या हुआ था कि जो मीर जाफर है, मीर जाफर देख लिए थे कि अंग्रेज जो है धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। तो कहानी में फिर से पीछे जाइए, याद करिए कि 5 गो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम बताए थे। पहला ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, डेनिश, डच। पोर्टुगीज को डच ने निपटा दिया था, डच को फ्रेंच और ब्रिटिश ने निपटा दिया, डेनिश को भी ब्रिटिश ने निपटा दिया था करीब करीब। लेकिन डेनिश अपना बदला लेना चाहते थे, तो क्या किए कि नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर के साथ मिलके अंग्रेजों से युद्ध लड़े। बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ चिनसुरा एक ही नाम है। 1759 में तो अंग्रेजों से लड़ने गए, अंग्रेज फिर से कूट दिए इनको। कमांडर वही था, एयर कूट। समझ गए? कूट से आप लोग को नाम ध्यान में रहेगा, पेपर में इसका नाम डालना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट कमांडर है। तो 1759 में जब मीर जाफर गद्दारी किया अंग्रेजों के साथ,
तो मीर जाफ़र को हटा के अब इसी के दामाद मीर कासिम को ये लोग फिर से बंगाल का नवाब बना दिए। समझ गए? तो आप लोग को बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि लोग खुद नवाब कहे नहीं बनते थे, किसी और को कहे बनाते थे। इसका 2-3 कारण है। सबसे पहला कि प्रजा को, जो बंगाल की प्रजा है, उसको कोई बाहरी नवाब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, प्रजा विद्रोह कर देगी। दूसरा कि इनको उस टाइम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी, और कंपनी को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तो जो बाहरी बैठ के दबा के पैसा छाप रहे थे, तो फिर क्या ज़रूरत था इनको डायरेक्ट रूल करने का? समझ गए? तो इसलिए मीर कासिम, उसके दामाद को ये लोग नवाब बनाया, और बदले में मीर कासिम भी लोग को दबा के पैसा दिया, और उसके अलावा 3-4 एरिया का पोर्ट भी लोग को दे दिया। ठीक है, तो ये है कहानी। तो मीर कासिम भी देख रहा था कि अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं, तो ये क्या किया, 1764 में इलाहाबाद के नवाब, अवध के नवाब, इलाहाबाद वाला इलाका अवध में ही आता था, तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और उस टाइम के मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के साथ मिलके अंग्रेजों पर अटैक कर दिया। अंग्रेज फिर से गए लड़ने। इस टाइम अंग्रेज कमांडर कौन था? मुनरो। और युद्ध हुआ बक्सर में, बक्सर बिहार में पड़ता है। मुनरो ये लोग तीनों को मिट्टी में मिला दिया, तीनों हार गए। तीनों हारे, तब अंग्रेज शुरू किए अपना संधि। संधि में शुरू किए बार्गेनिंग। साइन हुआ ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि 1765 में। उसमें अंग्रेज क्या किए कि दीवानी राइट्स ये लोग से ले लिए, दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स। दीवानी और निजामत का मतलब है कि फाइनेंस पूरा पूरा अंग्रेज अपने कब्जे में कर लिए। मतलब जितना भी रेवेन्यू आएगा बंगाल से, जनता के टैक्स से, सब का सब अंग्रेज के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा। उसके अलावा मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल भी करीब करीब अंग्रेज ले लिए। तो नवाब के पास कुछ बचा ही नहीं बंगाल में। मतलब बंगाल पर करीब करीब अंग्रेजों का सीधा कब्जा हो गया 1765 में। अब नवाब सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बचे थे। उसके बाद क्या किए अंग्रेज कि जो अवध के नवाब थे, हीरो बनने चले थे, उनसे भी 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया तो पेंशन शाह आलम द्वितीय को दे के उनको कारा में बैठा दिए अंग्रेज। कहें कि अब तुम मुगल एम्परर खाली स्टाम्प पर है, उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। शुजा-उद-दौला से दबा के ये लोग रुपया लिया, और उसके अलावा टेरिटरी भी ले लिया, कारा और इलाहाबाद। ठीक है, तो 1765 में अब क्या स्थिति है, आप देखिए कि बंगाल पर करीब करीब अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। अवध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला काम कर रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेजों के अंडर में है। शाह आलम द्वितीय जो मुगल एम्परर है, वो भी अंग्रेजों से हार चुका है, वो भी अंग्रेजों का रबर स्टाम्प बन गया है। ठीक है, तो ये है अभी तक का स्टोरी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर किसका आता है। ये रहा भारत का मैप। आप लोग देख लीजिए, जो जो एरिया शेडेड है, शेडेड पोर्शन है, वहाँ पे अंग्रेजों का करीब करीब सीधा कब्जा हो गया था। समझ गए? तो आपको इसमें दिख रहा होगा कौन कौन एरिया बचा। एक तो राजपूत बचे, दूसरे ऊपर सिख बचे, तीसरे निजाम बचे, और चौथे मराठा बचे। ठीक है, पांचवा मैसूर और छठा ट्रावनकोर। सबको निपटाएंगे बारी बारी से अंग्रेज। देखते हैं मैसूर का कहानी अब सुनते हैं। मैसूर में एक ठो डायनेस्टी राज करता था जिसका नाम है उडियार डायनेस्टी। वो अभी भी है, हिंदू डायनेस्टी था उडियार डायनेस्टी। तो एक ठो उडियार डायनेस्टी में ही एक ठो घुड़सवार था जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली अपना काबिलियत के बल पर धीरे 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 सत्ता में आ गया, और उडियार डायनेस्टी के राजा को हटा के खुद सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, और खुद सिंहासन पर बैठने के बाद अपने हिसाब से पॉलिसी रन करना शुरू किया।
तो हैदर अली के पड़ोसी जो थे, दो ठो थे। एक तो थे मराठा और दूसरा था निजाम, जिससे हैदर अली को बराबर खतरा बना रहता था। ठीक है, मराठा बार बार हैदर अली पर अटैक करते रहते थे और पैसा वसूलते थे दबा के, और उसके बाद वापस चले जाते थे। तो 1767 में अंग्रेज़ों का कुछ विवाद हुआ। अंग्रेज़ों ने तय किया कि मराठाओं को और निजाम को आपस में मिला के हम लोग तीनों मिलकर हैदर अली के ऊपर, मैसूर के ऊपर अटैक कर देते हैं और जीतने के बाद किंगडम आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, मैप से ही कहानी समझते हैं। ये वाला पूरा स्टोरी हम आपको समझाते हैं, आप लोग मैप पर ध्यान बनाए रखिए अपना। तो बात हैदर अली को पता चल गया कि तीनों मिलकर अटैक करने वाला है। तो हैदर अली दिमाग लगाया। हैदर अली गया मराठाओं के पास, बोला कि एक काम करते हैं कि हम लोग अटैक करते हैं इसका कर्नाटिक वाला रीजन पे जो अंग्रेज़ों के कब्जे में है, और उस टेरिटरी को हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। और यही बात वो निजाम के पास भी जाके बोला। तो अंग्रेज़ों का जो दाव था उल्टा पड़ गया। अंग्रेज़ आए थे लड़ने इन लोग से, मैसूर से, हैदर अली से। उल्टा हुआ कि मराठा और निजाम और हैदर अली तीनों मिलकर अंग्रेज़ों को हरा दिए कर्नाटक में। फिर वहाँ संधि हुआ, पहला एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1769। संधि के बाद संधि में तय हुआ कि आगे से जब भी हैदर अली को ज़रूरत पड़ेगा तो अंग्रेज़ आके इसका मदद करेंगे। और उसके अलावा वार बूटी भी हैदर अली को देना पड़ा इन लोग को, अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों के लिए बहुत शर्मनाक हार था। तो उसके बाद फिर परिस्थिति ऐसे ही बना रहा। फिर क्या हुआ, 1780 में विवाद फिर से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उस टाइम के जो मराठा रूलर थे, पेशवा माधवराव, वो मैसूर के ऊपर अटैक कर दिए। मराठाओं का जब मन करता था तब वो किसी के ऊपर अटैक कर देते थे, उनका दबदबा था पूरे भारत में। तो जहाँ मन वहाँ अटैक करते थे वो, और जिससे मन उससे वसूलते थे और फिर वापस अपने टेरिटरी में चले जाते थे। तो जब अटैक किया मैसूर के ऊपर, तो अंग्रेज, जो कि ट्रीटी में तय हुआ था कि अंग्रेज समर्थन में आएंगे, लेकिन समर्थन में नहीं आए। तो संधि को भाई वो लोग तोड़ दिए। विवाद वहाँ से शुरू हुआ। तो हैदर अली फ्रेंच का मदद लेना शुरू कर दिया। तो ये बात अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर वॉर शुरू हुआ 1780 में। वॉर चला 1784 तक। लेकिन इसी बीच 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो हैदर अली की मृत्यु हो गई तो भाई कौन राजा बनेगा? तो राजा बना हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान लगातार वॉर लड़ा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। तो फिर संधि हो गया, ट्रीटी ऑफ मैसूर, सॉरी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में तय हुआ कि वॉर का भाई कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो वापस अपना अपना जो कब्जा किए थे एक दूसरे को लौटा के वापस हो जाते हैं। तो दोनों वापस हो गए, मामला यहाँ निपट गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1793 में फिर से अटैक किया अंग्रेज़ों ने मैसूर के ऊपर। इस बार क्या कारण रहा? इस बार कारण रहा कि टीपू सुल्तान, भाई टीपू सुल्तान भी सिराजुद्दौला की तरह जोशीला राजा था। ये क्या किया कि ट्रवनकोर पे अटैक कर दिया। ट्रवनकोर आपको दिख रहा होगा मैप में नीचे। और ट्रवनकोर के साथ अंग्रेज़ों की संधि थी। अंग्रेज चले गए ट्रवनकोर के पक्ष में बचाने। क्या है कि ट्रवनकोर पे पोर्ट था, और पोर्ट अंग्रेज़ों का कारोबार था वहाँ पे। और अंग्रेज़ों का कारोबार अगर भाई खतरे में आएगा तो अंग्रेज आएंगे। तो अंग्रेज ट्रवनकोर के समर्थन में आ गए, मैसूर पर अटैक कर दिए। दोनों के बीच में लड़ाई चला। इस बार मराठा और निजाम दोनों समर्थन कर दिए अंग्रेज़ों का। टीपू सुल्तान बेचारा अकेला पड़ गया। टीपू सुल्तान को तीनों मिलकर लपेट दिए। टीपू सुल्तान हार गए। टीपू सुल्तान को पैसा भी अंग्रेज़ों को देना पड़ा, टेरिटरी भी निजाम को मराठाओं को देना पड़ा। उसके अलावा अपना 2 बच्चा भी गिरवी रखना पड़ा अंग्रेज़ों के पास, जब तक बाकी का पैसा ना चुका दे।
तो धीरे धीरे करके उसके बाद टीपू सुल्तान बाकी का पैसा चुकाए। फिर 1799 में टीपू सुल्तान कोशिश किए नेपोलियन का मदद लेके, सोचे कि अंग्रेजों पर अटैक करेंगे, लड़ने का कोशिश किया, लेकिन 1799 में फिर से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारे गए। तो ये हुआ मैसूर का कहानी। फिर से आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला नंबर किसका है। सब निपटाए जाएंगे धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा, देखते जाइए बस आप लोग। आ गया मराठा। मराठा डाउन थे, जहाँ मन वहाँ ये लोग अटैक करते थे। जब इनका राज था तब वहाँ से वसूलते थे और वहाँ फिर वापस आ जाते थे। तो मराठाओं को कैसे अंग्रेजों ने निपटाया देखिए। उससे पहले शुरू आगे से कहानी सुन लेते हैं मराठाओं का भी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने और मराठा साम्राज्य का स्थापना किया उन्होंने। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। 1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई औरंगजेब के हाथों। उसके बाद साहू जी महाराज बने मराठाओं के राजा। लेकिन उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते थे मराठा साम्राज्य में वो पेशवा थे। सबसे पहले पेशवा जो सबसे महत्वपूर्ण थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, और उन्हीं के बेटे थे बाजीराव। वही बाजीराव रणबीर सिंह वाले मूवी वाले, याद है? बाजीराव 1720 में जब शासन में आए तो 1740 तक बाजीराव, 1720 से 1740 तक पूरा का पूरा करीब करीब अटक से लेकर कटक तक कब्जा कर लिए हिंदुस्तान पर। हर जगह मराठाओं परचम, भगवा परचम लहराने लगा पूरे भारत में। करीब करीब मराठाओं का दबदबा पूरे भारत में कायम हो गया बाजीराव के नेतृत्व में। उसके बाद बालाजी बाजीराव राजा पेशवा बने, दबदबा बरकरार रहा। लेकिन मामला तब फंसा जब रघुनाथ राव, उन्हीं के भाई, और बालाजी बाजीराव के बेटे माधव राव, माने माधव राव के चाचा रघुनाथ राव बनना चाहते थे पेशवा, लेकिन बने माधव राव। तो रघुनाथ राव के मन में था भाई कि हमको पेशवा बनना था, लेकिन बन गए माधव राव। तो चाचा क्या किए कि अंग्रेजों का मदद लिए और अटैक कर दिया अपने ही किंगडम के ऊपर। हमेशा जब भी भारत में कोई ना कोई एम्पायर गिरा है, भारत का कोई ना कोई साम्राज्य जो भारतीय मूल का था वो गिरा है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई अपना ही हुआ है। रावण का वध विभीषण के कारण ही हुआ है, बस वही वाला हाल है। अपने घर के अंदर ही दुश्मन, जैसा कि बंगाल के साथ हुआ। बंगाल के साथ लाइन से दुश्मन थे मीर जाफर, ओमी चंद, मानिक चंद, घसीटी बेगम, जगत सेठ। वैसे ही यहाँ भी आ गया रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव क्या किए कि अटैक कर दिया अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने ही किंगडम के ऊपर। तो उस टाइम पे एक तो मिनिस्टर थे, क्योंकि माधव राव की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम पे एक मिनिस्टर थे नाना फडणवीस, सबसे काबिल मिनिस्टर थे मराठाओं के। तो उन्होंने इनको हरा दिया अंग्रेजों को। साइन हुआ ट्रीटी, फिर से सालबाई के संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेज वापस चले गए हार के, और रघुनाथ राव धरा गए, धर लिए गए मराठाओं के द्वारा। लेकिन मराठाओं के साथ दिक्कत ही था कि वो लोग मतलब परिवार को परिवार ही समझते थे, परिवार में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा था। तो रघुनाथ राव को लोग कुछ नहीं किए और ऐसे ही मतलब छोड़ दिए। तो रघुनाथ राव के एक बेटे भी थे। रघुनाथ राव अपने बेटे का नाम रखे थे बाजीराव द्वितीय। खाली नाम बाजीराव द्वितीय था, काम कुछ नहीं था, समझ गए?
पहला एंग्लो मराठा वार इसे ख़त्म हुआ। अब देखते हैं दूसरा एंग्लो मराठा वॉर। तो दूसरा एंग्लो मराठा वॉर से पहले क्या हुआ कि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, इन दोनों की मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य के नीचे 3-4 सामंतवादी फ्यूडल लॉर्ड्स थे। एक होलकर, एक सिंधिया, एक भोसले, एक गायकवाड़, और इन चारों के ऊपर था पेशवा। तो सिंधिया में दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कंट्रोल को लेकर के, कि कंट्रोल किसका रहेगा। तो सिंधिया पेशवा के साथ मिलकर होलकर पर अटैक कर दिए, जसवंत राव होलकर पर। होलकर दोनों को हरा दिए, मामला बिगड़ गया। तो बाजीराव पेशवा बाजीराव क्या किए कि अंग्रेजों के साथ मिलके और अटैक कर दिए होलकर पर। अंग्रेजों के साथ मिल गया, ट्रीटी साइन कर लिए सब्सिडरी अलायंस का। सब्सिडरी अलायंस क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे स्टोरी में। तो जब वो ट्रीटी साइन कर लिए तो मामला और फंस गया। उसके बाद अब ये लोग आपस में बैठा, बोला कि हम लोग का आपस का लड़ाई था, तुम अंग्रेजों के बीच में क्यों घसीट लिए। पेशवा बाजीराव को भाई लगा मामला तो फंस गया, आप तो अंग्रेज को घसीट लिए हैं बीच में, ट्रीटी साइन हो चुका है, तो अब क्या करें। अंग्रेज बारी बारी से तीनों को निपटाए, होलकर को भी हराएं, सिंधिया को भी हराएं, भोसले को भी हराएं, और मराठा तो साइन कर ये लिए थे ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस। तो करीब करीब मराठा अंपायर ख़त्म हो चुका था, करीब करीब, लेकिन पेशवा अभी भी बाजीराव बने हुए थे। तो अब आ गया ये मामला तीसरा, एंग्लो मराठा वार। अब तीसरा एंग्लो मराठा वार में क्या होता है कि मराठाओं के अंडर काम करते थे पिंडारी। पिंडारी एक ट्राइबल ग्रुप था, जो ये लोग क्या करते थे, मार काट मचाते थे, उसके बाद वापस आ जाते थे। तो पिंडारी को काम नहीं मिल रहा था, कहे कि मराठा अंपायर करीब करीब डिक्लाइन कर चुका था। अब औरंगजेब बोल रहे हैं, क्या नाम है इनका, अंग्रेज शासन में आ गए थे, पेशवा का महत्व तो करीब करीब ख़त्म हो चुका था। तो पिंडारी बेरोजगार हो गए थे। तो पिंडारी क्या कर किए कि अंग्रेजों का टेरिटरी में घुस के और लूट मचाना शुरू कर दिए। तो ये मौका दिखा बाजीराव को, बाजीराव समर्थन कर दिया पिंडारियों का, और सब मिलकर अटैक कर दिया अंग्रेजों पर। अंग्रेज फिर से बारी बारी से सबको निपटाए। सिंधिया के साथ दोस्ती किए, सिंधिया को ये लोग से अलग किए, और होलकर, भोसले, गायकवाड़ और पेशवा सबको निपटा के और पेशवा का काम तमाम कर दिए। पेशवा का पोस्ट ही ख़त्म कर दिए अंग्रेज करीब करीब। और जो शिवाजी के जो वंशज थे उन सबको एक छोटा सा टेरिटरी दे दिए रूल करने के लिए, और पेशवा को यहाँ दक्कन से उठा के यूपी में बैठा दिए। तो पूरा पूरा मामला समाप्त हो गया मराठाओं का। अब देखते हैं अगला नंबर किसका आता है, पंजाब। पंजाब का भी स्टोरी बहुत बढ़िया है। पंजाब का कहानी सुनिए, मिस्र से शुरू होता है। पंजाब को गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंडा बहादुर के नेतृत्व में आंदोलन चला, लेकिन बंडा बहादुर को भी फारुखशियर के टाइम पे मार दिया गया। तो वो पूरा जो सिख कम्युनिटी था पंजाब एरिया में, वो लोग मिस्र में बट गया। छोटा छोटा ग्रुप जो होता है उसको मिस्र बोलते हैं। तो मिस्र में जब वो लोग बट गया तो एक सुकल चाकिया मिस्र था। उसी मिस्र का एक राजा थे जिनका नाम है महाराजा रंजीत सिंह। 1780 में महाराजा रंजीत सिंह पैदा हुए थे, और 1793 में 13 या 14 साल की उम्र में ही उन्होंने मिस्र को यूनाइट करना शुरू किया। और 1800 तक करीब करीब 1806, 7, 8 के करीब करीब, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं आ रहा है, उन्होंने पूरा का पूरा सिख साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसमें
पंजाब का पूरा एरिया, हरियाणा का एरिया, सतलज नदी के ऊपर वाला जो एरिया है, पूरा पूरा एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया। पंजाब में अभी वर्तमान हिंदुस्तान वाला पंजाब भी और पाकिस्तान वाला पंजाब भी, पूरा पंजाब। लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो सक्सेसर आए, जल्दी जल्दी करीब करीब 4 सक्सेसर उनके मर गए। मतलब उनके जो बेटे थे वो पता नहीं अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे जो छोटा उनका लड़का था दिलीप सिंह, वो राजा बना। और उसकी जो माँ थी रानी जिंदन, वो उसकी रीएजेंट थी। मतलब राजा तो वो था लेकिन चलाती रानी जिंदन ही थी। तो 1843 में क्या होता है कि सिख आर्मी जो है, सतलज नदी बॉर्डर डिसाइड हो गया था ये लोग के बीच में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो गया था 1809 में। अंग्रेज मान लिए थे कि सतलज नदी के ऊपर सिखों का साम्राज्य होगा और सतलज नदी के नीचे अंग्रेजों का साम्राज्य होगा। तो मामला यहीं से आगे बढ़ा। सेम उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब भाई इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए। तो क्योंकि सबको सैलरी देनी है, उसके अलावा एक्सपेंडिचर है अपना, तो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का कॉस्ट। उसी तरह करप्शन, भाई करप्शन तो इंडिया में हो, करप्शन ना हो कैसे पॉसिबल है। उसके बाद रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, मैंने आपको बताया कि यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज उठा के लेके जाते थे, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते थे, उसको ला के बेचते थे। अनबैलेंस्ड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बैलेंस ही नहीं है। इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट पे टैरिफ और ट्रेड टैक्स लगाते जा रहे हैं। उसके बाद डेफिशिएंट इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इंडियन पब्लिक के पास फाइनेंस बचा ही नहीं कुछ ताकि वो इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगा सके। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री के? जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन पॉइंट्स लिखना पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कोशिश करो इसको लिख लो और सेम टू सेम पॉइंट्स पेपर में चेप के आना है। लेस एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, फोर्सफुल कैश क्रॉप फार्मिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई टैरिफ एक्सपोर्ट, वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ गिल्ड्स और इन्हेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसको लिख लो। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड कैश, decline of art and craft industries, migration to newly established commercial centers from ancient towns, craftsmen become farmers, cities, important cities goes down, stagnation goes up और अनएम्प्लॉयमेंट गोज अप, बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना यूनिट 3। मैं स्टोरी सुना के ही निकाल देता हूँ पूरी की पूरी, ठीक है, क्योंकि अब पीडीएफ से डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, तो स्टोरी से ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यूनिट 4 और यूनिट 5 भी। यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। यूनिट 4 है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और यूनिट 5 है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैं इनकी कहानियाँ सुना देता हूँ आपको याद हो जाएगा। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें क्या क्या आपने को डिस्कस करना है? ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद वगैरह को इसमें डिस्कस करना है। इसका कॉज क्या था पहले उसको देख लेते हैं कि कारण क्या था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होने का। क्यों आखिर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19th सेंचुरी में हुआ, 18th सेंचुरी में हुआ, क्या रीज़न था इसका? 1829 में
28 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया, क्या कारण था, क्यों बनाया? तो ओल्ड कस्टम्स जो थे हमारे, जो पुराने जो रीति रिवाज थे, और बिना मतलब का जो बहुत ज़्यादा पाखंड बढ़ गया था धर्म के अंदर, सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसको ठीक करने के लिए ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किएगा। ठीक है, सोसाइटी को फिर से रिफॉर्म और रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इससे जनता में जागरूकता बढ़ी, नेशनल अवेयरनेस बढ़ी, और लोगों का साइंस और एजुकेशन के प्रति झुकाव ज़्यादा बढ़ा, रैशनैलिटी बढ़ी, मतलब सोचने समझने की क्षमता बढ़ी। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या क्या थे, क्यों ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए? पहला, कमर्शियल एंटरप्राइज। दूसरा, इंटेल काउंसिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। चौथा, रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। पांचवा, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़। छठा, सोशल अवेकनिंग। सातवां, प्राउड एंड असर्टिव हिंदू आइडेंटिटी। तो इसको बारी बारी से देखते हैं। कमर्शियल एंटरप्राइज क्या है? कमर्शियल, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो प्राइवेट एंटरप्राइज थी, उससे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में बेनिफिट हुआ। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस की वजह से सुप्रीमेसी ऑफ सिविल अथॉरिटी, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के वो क्या नाम है, अथॉरिटी, सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, ये दिखना शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले ये नहीं था। ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने सोशल अवेकनिंग, भारत में लोगों को जगाना शुरू किया कि जगो, देखो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, बाहर की दुनिया से हमें कोई मतलब ही नहीं था। साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनैलिटी जैसी चीज़ों पे बात करना ही हमारी ख़त्म हो गई थी, पूरी तरह से बंद हो गई थी। ठीक है। तो उस पृष्ठभूमि में राजा राम मोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग आते हैं और भारत को वापस जगाने का प्रयास करते हैं। और हिंदू आइडेंटिटी को सबसे पहले स्थापित करने का काम किया पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद ने। शिकागो कॉन्फ्रेंस 1893, आपको याद होगा, पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी विवेकानंद की और हिंदू आइडेंटिटी। हिंदुज़म में बदलाव क्या क्या हुए इन सब की वजह से? पहला कि जो सोशल अब्यूज़ेस थे, मतलब सोसाइटी में जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो कुरीतियाँ थी, वो दूर हो गई। दूसरा क्या हुआ कि मॉडर्न सोशल एजुकेशन जो है, मॉडर्न एजुकेशन जो इंग्लिश एजुकेशन है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो हिंदुओं ने मतलब लेना शुरू किया, ग्रहण करना शुरू किया। रैशनलिज्म, सोचने समझने की क्षमता बढ़ी। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, जागरूकता समाज में बढ़ी। रेनेसांस, कल्चरल रेनेसांस, सिंथेसिस ऑफ वेस्टर्न रैशनलिज्म विथ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, मतलब वेस्टर्न रैशनलिज्म का इंडियन स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलना। सोशल जस्टिस, प्रोग्रेसिव चेंज समाज में आना शुरू हुआ। इंडियन आइडेंटिटी बननी शुरू हुई, हिंदू आइडेंटिटी, इंडियन आइडेंटिटी बननी शुरू हुई। और लिटरेचर, इंडिया का जो लिटरेचर था, जो पुराने जो हमारे इतिहास थे, वो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज होना शुरू हुए। ठीक है। तो ये जो बनने शुरू हुए थे, जैसे ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, सत्य शोधक समाज जो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा, यंग बंगाल हेनरी विविडियन डिरोजियो के द्वारा, ये क्यों बन रहे थे? इनका मकसद क्या था? तो समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो कर्मकांड के आधार पर सती प्रथा, बाल विवाह, उसके अलावा 4-4, 5-5 शादियाँ, जाति व्यवस्था, इन सब को हटाने के लिए, इन सब कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ये समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसा संस्थान बनने शुरू हुए। इनका प्रिंसिपल क्या था? इक्वालिटी, समानता, नॉन वायलेंस, मतलब किसी भी तरह की हिंसा ना करना, अहिंसा, समानता, अहिंसा, और उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे बात करना। सोशल सर्विसेज, मतलब गरीबों की मदद करना। उसके अलावा भेदभाव को ख़त्म करना, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, विडो रीमैरेज, विधवाओं का विवाह दोबारा, जो कि पहले प्रतिबंध था जिस पे, ये सारी चीज़ें समाज में होना शुरू हुई। ठीक है। तो
एजुकेशन जो है वो एजुकेशन शुरू कहाँ से हुआ, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही है, एजुकेशन पर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके पहले डिक्लाइन पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी जो कि वैदिक काल में इतनी बड़ी थी वो समाप्त कैसे हो गई करीब करीब, उसका कारण क्या था। तो पहला कारण कि हमारे यहाँ पे लोग शराब और शबाब में मस्त थे, तो कोई शिक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, दुनिया में बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं था, सब अपने आप को आइसोलेट कर लिए थे और सिर्फ जिसको कहते हैं कि कुरीतियाँ जो है समाज में भर गई थी पूरी तरह से। ठीक है, तो 1813 में पहला चार्टर एक्ट आया जिसके कारण पहली बार भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कुछ फंड अलोकेट किए। तो वहाँ से शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत होती है। वहाँ पे दो गुट बढ़ते हैं, एक ओरिएंटलिस्ट एक एंग्लिसिस्ट। अंग्रेजों में ओरिएंटलिस्ट कौन थे, जो कि चाहते थे कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भारतीय हिसाब से ही हो। जैसे वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा खुलवाया, मदरसा ताकि मुसलमानों के लिए और जो बड़े हिंदू मुसलमान जो एलीट है उनके पढ़ने के लिए, मतलब कि जो भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसके अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए। इसके जो पक्ष में थे वो थे ओरिएंटलिस्ट। एक तो कलकत्ता मदरसा का मैंने उदाहरण दिया, दूसरा बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डक्कन ने खुलवाया 1791 में। ठीक है, दूसरे थे एंग्लिसिस्ट, लॉर्ड मैकॉले जैसे। ये चाहते थे कि शिक्षा व्यवस्था तो भारतीयों को मिले लेकिन वो अंग्रेजों के गुलाम बन के रहे, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था मिले। समझ गए, मतलब वो मन से तो बाहर से दिखने में तो भारतीय हों लेकिन अंदर से वो अंग्रेज हों, उनको अंग्रेज बनाने की कोशिश की जा रही थी। वेस्टर्नाइज इंडियन एलीट, इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर यूरोप्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अंग्रेजों को मार्केट चाहिए था, मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो उसके लिए उनको इलीट भी चाहिए। इलीट रहेगा तभी तो खरीदेगा, जिसके पास रुपया रहेगा तभी तो वो खरीदेगा ब्रिटिश प्रोडक्ट जो वहाँ से बन के आ रहा है। तो उनको एक इलीट तबका चाहिए था मार्केट में जो कि उनके प्रोडक्ट का कंज्यूमर बन सके। ठीक है, तो इलीट कहाँ से आएगा, वेस्टर्न एजुकेशन से, जो कि माइंड से तो दिखने में तो बाहर से तो मतलब माइंड से तो अंदर से तो अंग्रेज होगा, दिल से और दिमाग से, लेकिन बाहर से दिखने में भारतीय होगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने बनानी शुरू की। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ शिक्षा व्यवस्था का, बनाना तो इन्होंने अपने मकसद से चाहा लेकिन हो गया उल्टा। इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जब हमारे यहाँ के लोगों को जब अंग्रेजी पढ़ाने लगे अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी पढ़ानी शुरू करी, तो हमारे यहाँ के लोगों ने फ्रांस की क्रांति रूस की क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू किया। और पढ़ना शुरू किया तो उनमें सोशल अवेकनिंग जगनी शुरू हुई, दुनिया के बारे में उन्होंने सीखना शुरू किया, नेशनलिज्म क्या है उसके बारे में जानना उन्होंने शुरू किया, जिससे कि जो अंग्रेज चाहते थे ठीक हुआ उसका उल्टा। नेशनल मूवमेंट बढ़ने लगा, सोशल रिफॉर्म बढ़ने लगा, अवेयरनेस जनता में बढ़ने लगा धीरे धीरे। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी का विकास होना शुरू हुआ। कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया का था, जो वर्षों से हमारी जो परंपरा थी वो दुनिया में स्प्रेड होनी शुरू हुई, फैलनी शुरू हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था के कारण पूरी दुनिया में होनी शुरू हुई। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि हम भारतीयों को दिल और दिमाग से गुलाम बना के ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि भारतीय दिल और दिमाग से हमारे गुलाम हो जाएं, लेकिन हो गया उसका उल्टा। अंग्रेज़ों को लेने के देने पड़ गए। क्यों? क्योंकि 1857 में हो गई क्रांति। अब 1857 की क्रांति में क्या हुआ उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इस पर डिबेट जो है डिस्कस कर लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने इसको कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें दो मत है। बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, और कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये करीब करीब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो जो कहते हैं नहीं था वो कहते हैं कि उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कि ये जो रिवोल्ट हुआ ये सिर्फ और सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, अवध वाले रीजन में हुआ, पूरे इंडिया में हुआ ही नहीं।
इसलिए इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा इंडियन पार्टिसिपेशन, जो पूरा इंडिया का पार्टिसिपेशन इसमें था ही नहीं, सिर्फ अवध वाले लोगों का पार्टिसिपेशन था पहला। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कैंटोनमेंट का विद्रोह था, सिर्फ सैनिक विद्रोह था। तीसरा, ये इसमें सिविलियंस का लिमिटेड रोल था, पार्टिसिपेट नहीं करा सिविलियंस ने। और चौथा, कहते हैं लोग कि वो सिर्फ और सिर्फ शहरी इलाकों में विद्रोह हुआ, गांव के लोगों को या रूरल एरियाज़ के लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जो लोग इसके फेवर में हैं, सावरकर और अशोक मेहता जैसे लोग, वो कहते हैं कि ये इसकी जो आउटरीच थी वो एक्सटेंसिव थी, विद्रोह दिल्ली बंगाल तक भी फैल गया था। दूसरा, इसमें पार्टिसिपेशन ब्रॉड था, मतलब कि किसान और मजदूर भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तीसरा, इसका जो ड्यूरेशन था वो काफ़ी लंबा था, मतलब जो विद्रोह था वो काफ़ी दिनों तक चला। चौथा, हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह में देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिल के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। पांचवा, सिविलियन पॉपुलेशन का थोड़ा बहुत जो एंगेजमेंट था वो देखने को मिला था, रूरल पार्टिसिपेशन था, और सबसे बड़ी बात वुमेन का पार्टिसिपेशन था। समझ गए? तो ये है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में और आर्ग्यूमेंट्स फॉर में, मतलब जो लोग मानते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उनके आर्ग्यूमेंट्स, और जो लोग नहीं मानते थे उनके आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या हुआ, कहानी सुनते हैं इसकी। कहानी की तरह बहुत सारे काजेज हैं इसके, पॉलिटिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशो रिलीजियस कॉज, मिलिट्री कॉज, इमीडिएट कॉज, लेकिन इसको हम लोग कहानी के फॉर्म में देखते हैं और ये भी देखेंगे कि इसमें ये रिवोल्ट अनसक्सेसफुल क्यों हो गया, उसके बाद इसके परिणाम क्या क्या हुए। ठीक है, तो अभी तक जैसा कि मैंने पूरी कहानी अभी तक आप लोगों को इलैबोरेट की है, तो कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों पर कितना अत्याचार करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पहला तो ये क्या करते थे कि युद्ध के द्वारा सब्सिडरी अलायंस के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के सारे राज्यों को अपने अंदर शामिल कर लिया अंग्रेजी हुकूमत के अंडर। तो भाई राज्य में तो विद्रोह होगा ही, तो पहला कॉज पॉलिटिकल। दूसरा, इन्होंने क्या करा कि अंग्रेजी कंपनी सिर्फ यहाँ पर थी और हुकूमत लंदन से हो रहा था। तो भाई हुकूमत यहाँ हो रही है और हुकूमत करने वाला लंदन में बैठा हुआ है, तो उसके खिलाफ जनता में विद्रोह होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर भी यहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तीसरा क्या हुआ कि ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, जिस पहले की स्टोरी में मैंने डिस्कस करा है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इससे किसानों मजदूरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया आय का, टैक्स भरने का, वो विद्रोह करेंगे। चौथा, सोशो रिलीजियस कॉजेस। समझ गए? जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो हिंदुओं के और मुसलमानों के जो धार्मिक नियम कानून है उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। समझ गए? समाज में अंग्रेजों को ऊपर वाले लोगों की नज़र से देखा जाता था और जो इंडियन थे उनको हीन भावना से देखा जाता था। फिर पांचवा हो गया आपका मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिक थे जिनको अंग्रेजी सरकार अपने अंडर काम कराती थी, उनके साथ बहुत भेदभाव करती थी। उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, उनको सैलरी नहीं मिलती थी अंग्रेजी फ़ौज के बराबर, उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उनको गाली भी दिया जाता था वहाँ पे। और उसके बाद बहुत तरह की मतलब प्रताड़ना वहाँ पे भारतीय लोगों को सहनी पड़ती थी। उसके ये सारी चीज़ें तो थी बैकग्राउंड में, लेकिन जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था, क्यों इतनी बड़ी घटना अचानक से ट्रिगर हो गई? उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय सैनिकों मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस की, इनफील्ड राइफ़ल। तो उसको क्या करते थे, उसका जो कार्ट्रिज होता था उसमें बारूद भरने के लिए वो क्या करते थे कि उसको पहले दांत से काटना होता था, उसके बाद उसमें बारूद
डाल के फिर उसके वो उसमें लगाना होता था बंदूक में, उसके बाद फायर कर सकते थे। पुराने ज़माने की राइफ़ल थी। तो ऐसा अफवाह फैल गया पूरे सैनिकों में कि उसमें गाय और सूअर का मांस है। तो अब गाय का मांस हिंदुओं के लिए दिक्कत और सूअर का मांस मुसलमानों के लिए दिक्कत। तो इसका विरोध किया हिंदू सैनिकों ने या मुसलमान सैनिकों ने, सब ने मिलकर इसका विरोध किया। तो पहला विरोध आप लोगों को सुने होंगे, आपने नाम सुना होगा आपने मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने बारकपुर में अपने फौजी अफसर के ऊपर गोली चला दी। और ये बात जैसे ही पूरे भारत में फैली, सब जगह की सेनाओं ने विद्रोह कर दिया। मेरठ में सैनिकों ने क्या करा कि विद्रोह करके वो चले गए दिल्ली और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को राजा बना दिया। बहादुर शाह जफ़र उस टाइम आखिरी मुग़ल राजा बहादुर शाह जफ़र ही थे। बहादुर शाह जफ़र को राजा बना के बेचारा 62 साल का बुढ़ा था और कह रहा था कि हमको राजा नहीं बनना है, लेकिन ज़बरदस्ती लोग बना के विद्रोह करना शुरू कर दिए। पूरे उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, अवध रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में विद्रोह फैल गया। तो अंग्रेजी हुकूमत सजग हो गई। अंग्रेजी हुकूमत फिर वापस से सैनिकों की टुकड़ी बंगाल से आनी शुरू हुई, पंजाब से आनी शुरू हुई और साउथ इंडिया से आनी शुरू हुई और सारा विद्रोह इन्होंने दबा दिया। तो विद्रोह तो दब गया, लेकिन इसका परिणाम क्या क्या हुआ? पहला परिणाम कि परिणाम जानने से पहले ये जानते हैं कि विद्रोह सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। पहला, क्योंकि पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं, कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। छोटा छोटा विद्रोह था, ये लोग तलवार और डंडे से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के पास तोप था, तो कहाँ से विद्रोह होगा सक्सेसफुल? तोप लेके आए थे अंग्रेज और ये लाठी डंडे और तलवार से सोच रहे थे कि हम अंग्रेजी हुकूमत को हरा देंगे, तो ये संभव कहाँ है? इसलिए इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि विद्रोह लोकलाइज्ड था। दूसरा, ये प्रीमेच्योर था। तीसरा, अंग्रेजी फौज सुपीरियर थी। चौथा, कोई पर्पस था ही नहीं और न यूनिटी थी। लीडरशिप आप देख ही रहे हैं बहादुर शाह जफ़र की, लीडरशिप भी बेकार थी। समझ गए? तो ये सारी जो पॉलिसीज़ थी जिसके कारण, ये सारे जो कॉजेज़ थे जिसके कारण ये विद्रोह अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन विद्रोह तो हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ आउटकम तो निकलेगा। तो कंपनी जो शासन कर रही थी उससे काफ़ी टाइम से जो अंग्रेजी शासक थे वहाँ के, क्वीन विक्टोरिया, सॉरी जो हाँ क्वीन विक्टोरिया ही वहाँ पे शासन कर रही थी 1858 के टाइम में लंदन में। तो क्वीन विक्टोरिया ने क्या करा कि कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए और सारे अधिकार अपने अंडर में ले लिए। ठीक है? और कंपनी को फिर साइडलाइन कर दिया पूरी तरह से जो शासन व्यवस्था है वो क्राउन के अंदर में आ गया, अंग्रेजी राजा के अंडर में, अंग्रेजी रानी के अंडर में। ठीक है? रानी की हुकूमत के अंडर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप आ गया। दूसरा, इंडिया में गवर्नमेंट चाहिए था, इंडियन को इंडिया में गवर्नमेंट चाहिए था, लंदन से शासन नहीं चाहिए था। तो होम गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। जो पॉलिसीज़ थी एनेक्सेशन की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, सब्सिडरी अलायंस, जिससे दूसरे के मतलब इंडियन राजाओं के राज्यों को हड़प लेते थे अंग्रेज, उसको भी बंद कर दिया गया। ठीक है? चौथा, जो रिलीजियस फ्रीडम, जो कि धार्मिक आज़ादी और समानता जो कि अंग्रेज नहीं देते थे, उसको अंग्रेज़ों ने वादा किया कि अब से ऐसा धार्मिक असमानता या धार्मिक भेदभाव धर्म के आधार पर या ये सब नहीं होगा, वादा करके गए। और उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने का वादा किया। ठीक है? लेकिन अब इसके कुछ नेगेटिव आउटकम भी होंगे। जो विद्रोह हुआ था उसकी वजह से जो अंग्रेजी सैनिक थे उनके मन में भारतीयों के प्रति हीन भावना और बढ़ गई थी, रेशियल हॉस्टिलिटी बढ़ गई थी। दूसरा,
सेटबैक टू सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव। सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव जो चल रहे थे आर्य समाज तो 1875 में लागू हुआ था, लेकिन बना था, लेकिन उसके पहले जो ब्रह्मो समाज का जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था उसको भारी झटका लगा रिवोल्ट के कारण। तीसरा, अब यहाँ से अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने के लिए पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी। उसी का नतीजा है आज हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश। हिंदू मुस्लिम में दरार का नतीजा अंग्रेजों ने उसी टाइम डालनी शुरू कर दी थी 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो आप जानते ही हैं। जो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट था, जिसको अंग्रेज डायरेक्ट किसी राजा के राज्य को अपने अंडर शामिल कर लेते थे, अब उसको शामिल ना करके अंग्रेजों ने वहाँ से पैसे वसूलने शुरू करे, लूटना शुरू करा, टैक्सेस बढ़ा दिए, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के पर चार्जेस बढ़ा दिए। इस तरह के आउटकम, नेगेटिव आउटकम 1857 की क्रांति के कारण देखने को मिले। अब हमने जितना पढ़ा है इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? डिक्लाइन ऑफ मुगल से। ठीक है, मुगलों का डिक्लाइन, औरंगजेब की पॉलिसीज डिस्कस कर चुका हूँ मैं। क्या क्या पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल कॉज क्या थे, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, मिलिट्री वीकनेस, औरंगजेब का जो वीक सक्सेसर्स थे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि कैसे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करा, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, सबको कैसे हराया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि अंग्रेजों की पॉलिसीज़, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, कॉमर्शलाइजेशन कैसे करा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करा, भारत में जो इंडस्ट्रीज थी उसको समाप्त कर दिया, भारत से पैसे कैसे यहाँ से इंग्लैंड लेके जाते थे, वहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाते थे, उसको ला के यहाँ पे बेचते थे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करा कि जब कंडीशन करीब करीब वर्ष हो गई, भारत में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होने शुरू हुए। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ कर प्रयास किया। और उसके बाद हमने डिस्कस करा रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति। ठीक है, यही चैप्टर्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं 1700 से 1857 में हिस्ट्री में। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में डिस्कस करूँगा, हम लेके आएंगे अपने चैनल पे, बने रहिए आप लोग साथ में। हाँ, उसके अलावा एक और बात भाई जो कि बतानी मैं भूल गया, हिंदुओं में तो धर्म सुधार आंदोलन हुए, हिंदुओं में जो धार्मिक कुरीतियाँ थी उसको सुधारा गया, लेकिन जो मुसलमानों में धार्मिक कुरीतियाँ थी उसको नहीं सुधारा गया। मुसलमान के जो धर्म सुधार आंदोलन थे, जो कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना के जो शुरू हुए थे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए कभी। उसी का कारण है कि आप देख सकते हैं कि मुसलमानों में आज भी गरीबी, पिछड़ापन, उसके अलावा जागरूकता की कमी और तरह तरह के जो धार्मिक कट्टरता है, कट्टर भावना, ये सब भरे पड़े हैं। इसका कारण यह है कि उनमें कोई धर्म सुधार आंदोलन हुआ ही नहीं, चल ही नहीं पाया, जो कि हिंदुओं में आज भी चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने जो शुरू करा था, वो आज 2028 होने पर करीब करीब 200 साल तक हमारे यहाँ धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। जाति व्यवस्था आज भी बनी हुई है, जिसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है धीरे 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 धीरे। ये एक साल की बात नहीं है, ये हज़ारों सालों की बात है, तो इसको ख़त्म करने में भी कम से कम 200, 300, 400 साल लगेंगे। तो ये कंटिन्यूअस चेंज का सरकार और समाज दोनों इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसी का परिणाम आज आप देख लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या परिस्थिति है उनकी, समझ गए? तो ये है पूरी पूरी स्टोरी, जिसको आपको पढ़ना है, इसको समराइज़ कर लीजिए, स्टोरी को 1-2 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को देख लीजिए, जिससे कि पेपर में आपको उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुपचाप जो सुना है स्टोरी उसी को लिख के आना है, नंबर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।
सिख आर्मी के कुछ जवानों ने क्या करा कि सतलज नदी को क्रॉस कर दिया, बॉर्डर को। अंग्रेजों को मौका मिल गया, उन्होंने इसको ब्रीच ऑफ ट्रीटी मान लिया, समझौते का उल्लंघन। उसको समझ लिया कि सिख आर्मी अटैक कर रही है, और इसी को मुद्दा बना के अंग्रेजों ने मौका देख के पंजाब पर अटैक कर दिया। करीब करीब 2 साल तक वॉर चली, 1843 से 1845। और वही हुआ जो बाकियों के साथ हुआ था, जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा हारे थे, सिख भी हार गए। फिर ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर की संधि में तय हुआ कि अब रानी जिंदन जो है अंग्रेजों के रीएजेंट के तौर पर वहाँ पर काम करेंगे पंजाब में। दिलीप सिंह को राजा बनाए रखा गया, सब्सिडरी अलायंस जैसा साइन हो गया। लेकिन जो सिख आर्मी के जो कमांडर थे, गवर्नर थे, उनको भाई ये मंजूर नहीं था अंग्रेजों की हुकूमत के अंडर काम करना। तो 1848 में फिर उन्हीं के गवर्नर ने, मूलराज ने विद्रोह कर दिया। कुछ अंग्रेजी ताकतों पर, हुकूमत पर और अफसरों पर उन्होंने हमला कर दिया। तो भाई अंग्रेज अफसरों पर हमला मतलब अंग्रेजी सरकार पर हमला। तो अगर हमला करोगे तो उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अंग्रेजों ने दोबारा अटैक किया। अब पूरी तरह से जो बचे खुचे जो सिख आर्मी के कमांडर भी थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको निस्तो नाबूद कर दिया और पंजाब को पूरी तरह से अनेक्स कर लिया। रानी जिंदन को वहाँ से हटा के दूसरी जगह यूपी में ला के बिठा दिया गया पेंशन दे के, और पंजाब अब से ब्रिटिश टेरिटरी हो गया। तो अब आप लोग देखेंगे कि जैसे कहानी में मैंने स्टार्ट करा था बंगाल से, बंगाल ब्रिटिश टेरिटरी हो चुकी है। पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंग्रेजों की हुकूमत के अंडर आ गया 1849 आते आते तक करीब करीब। तो अब भाई उसको रूल करने के लिए चाहिए था कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी चाहिए थी, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए था, उसके अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस चाहिए थे जो किसी गवर्नमेंट को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो धीरे धीरे उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई, उसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि राज क्या होता है। राज का जो डेफिनेशन है वो जब किसी भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी को किसी एक कॉलोनियल पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से, सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करके कॉलोनाइज कर लेते हैं, तो उसको, उस पर्टिकुलर टेरिटरी को राज कहते हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत ने करीब करीब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कब्जा कर लिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया था। हमारे स्टोरी के मुताबिक बंगाल, मराठा, मैसूर, पंजाब, बाकी सब ने सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी साइन कर लिया था। निजाम ने साइन कर रखा था, अवध ने साइन कर रखा था, और ट्रावनकोर ने साइन कर रखा था। तो सब अंग्रेजी हुकूमत के अंडर में आ चुके थे। अंग्रेजी हुकूमत के अंडर ही जो इन्होंने स्ट्रेटजीज अख्तियार की इसको कब्जा करने के लिए, वो करीब करीब 4 थी। एक तो रिंग फेंस पॉलिसी, दूसरा सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, और चौथा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं।
रिंग फेंस पॉलिसी क्या है? रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने अख्तियार की थी। जब मैंने आपको सुनाया था कि अवध पर उन्होंने डायरेक्ट कब्जा नहीं करा, अवध के नवाब को ही वहाँ पे बिठा के रखा। क्यों? क्योंकि अवध पर अगर वो डायरेक्ट कब्जा कर लेते तो फिर उसके अवध के बाद दिल्ली तक उधर अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली से डायरेक्ट इनका बॉर्डर टच हो जाता। दूसरा, मराठाओं के साथ इनका डायरेक्ट बॉर्डर टच हो जाता। और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के साथ डायरेक्ट पंगा लेना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने बीच में बफर स्टेट बना के रखा अवध को। समझ गए? ये है रिंग फेंस पॉलिसी। तो चारों तरफ से ऐसे लोगों को बिठा के रखो जिससे कि आपका टेरिटरी सेफ रहे, और अटैक हो भी तो उनके ऊपर हो, आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक ना हो। ठीक है। फिर दूसरा था सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में शुरू हुआ, जबकि इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था डुप्ले ने, वो फ्रेंच गवर्नर, स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको याद होगा। लेकिन इसको सबसे बढ़िया अगर किसी ने यूज़ किया और भुनाया तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या करा कि अंग्रेजी सेना को जितनी भी उनकी जो मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने ट्रीटी साइन कर रखा था अंग्रेज़ों के साथ, वहाँ पे अपनी आर्मी खड़ी कर दी और उनको बोला कि अब से आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो उनसे जितने भी शासक थे, भारतीय शासक थे, उनसे उनका करीब करीब सोवरेनिटी छीन लिया। सोवरेनिटी छीनने का मतलब कि उनका फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री दोनों को अपने अंडर में ले लिया, और बाकी जो उनके पास बचा वो सिर्फ और सिर्फ उनका इंटरनल मामलों पर उनकी जो पॉलिसीज थी वही बची। बाकी सब का सब अंग्रेजी हुकूमत के अंडर आ गया। उनको अपना आर्मी को डिसबैंड करना था क्योंकि अंग्रेज अब सुरक्षा प्रदान करेंगे, और जो अंग्रेज़ों की आर्मी है उसका जो खर्च है वो भी उन्हीं को भरना था। मतलब कि अंग्रेज़ों का दोनों तरफ से फ़ायदा था। एक तो आर्मी को मेंटेन करने का कॉस्ट भी वही राजा में उठा रहा है, और दूसरा आर्मी का प्रेजेंस मतलब अंग्रेज़ों की डायरेक्ट अथॉरिटी। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर बन के आया। ठीक है। इसी टाइम करीब करीब 1848 में ही यूरोप में क्रांति शुरू हो गई थी। तो जो वहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, अब उनको जगह चाहिए थी जहाँ वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, जहाँ का माहौल शांत हो, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस वाला इन्वायरमेंट हो। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में भेजा गया। लॉर्ड डलहौजी भारत में आते के साथ साथ इसने पहले पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करना शुरू किया। वो राज्य जो अभी तक अंग्रेज़ों की डायरेक्ट हुकूमत में नहीं आए थे, उनको डायरेक्ट कंट्रोल में लाने के लिए इसने विलय का सिद्धांत लाना शुरू किया। विलय का सिद्धांत मतलब कि जिस भी रूलर का कोई वारिस नहीं है वो राज्य ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के हुकूमत के अंडर आ जाएगा, उसको बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो इसी के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने 1848 में सतारा, 1849 में संबलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को कब्जा कर लिया। अब बच गया अवध। अवध को इन्होंने माल एडमिनिस्ट्रेशन के माल प्रैक्टिसेस के अंडर में अनेक्स कर लिया। वाजिद अली शाह वहाँ का नवाब था, इसको कत्थक बहुत पसंद था, कत्थक करता था ये। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब जाओ बेटा तुम कत्थक करो, अब राज तुम्हारे बस का नहीं है, और अवध को भी इन्होंने अनेक्स कर लिया। अब आगे की स्टोरी ये है, करीब करीब पूरा का पूरा जो इंडिया है वो डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल में आ गया है अंग्रेज़ों के। अब इनको बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट बनाना है, तो ये क्या करेंगे? इन्वायरमेंट बनाने के लिए इन्होंने क्या करा कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा इंफ्रास्ट्रक्चर में।
रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया 1853, मुंबई से थाने। पूरे इंडिया में धीरे धीरे रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया। टेलीग्राफ सिस्टम शुरू किया। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस का सिस्टम उसी टाइम से शुरू किया इन्होंने। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम अंग्रेजों ने उस टाइम शुरू किए, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर थे, जो लंदन में बैठे थे, इनको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ना कोई डेस्टिनेशन चाहिए था जहाँ पे रेवोल्यूशनरी वाला माहौल ना हो। तो उनको वो कहाँ मिलेगा? इंडिया। तो इंडिया में इनकी प्राइवेट कंपनीज ने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू करे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, ब्रिजेस में, ताकि यहाँ से रिसोर्स को उठा के ले जा सके लंदन, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियों में उसको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बना के और फिर ला के यहीं पे बेच सकें। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग रेवेन्यू पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन के लिए जो पॉलिसी ब्रिटिश ने अपनाए, उसमें क्या क्या था? सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, दूसरा यूनिफॉर्म लॉज एंड रेगुलेशन, तीसरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पांचवा जुडिशियल सिस्टम और छठा एजुकेशन सोशल पॉलिसीज। तो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का मतलब, अभी जैसे करंट में जो IAS IPS आप देख रहे होंगे हर जिले में पाए जाते हैं, मिलते हैं, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है? अंग्रेजों की ही देन है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत करी थी, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया और आज एक मतलब वृहद ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, वृहद नौकरशाही के फॉर्म में आज अवेलेबल है। दूसरा यूनिफॉर्म लॉज एंड रेगुलेशन। आप देख रहे होंगे कि कोई भी नागरिक जो कि इंडिया में जो क्राइम करता है उसको सज़ा मिलती ही है, मतलब प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष बराबर है, रूल ऑफ लॉ, अंग्रेजों की देन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे हम लोग, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट आगे के चैप्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया, रोड, रेलवे, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर। जुडिशियल सिस्टम, अंग्रेजों ने हाई कोर्ट्स और बनाने उसी टाइम शुरू कर दिए थे, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। एजुकेशन एंड सोशल पॉलिसीज, इसको भी आगे के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लोग कर कैसे रहे थे? रिसोर्स यहाँ से उठा रहे थे, भी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ले जाते थे रिसोर्स, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाते थे और उसको ला के भारत में बेचते थे और यहाँ से पैसे कमा के जाते थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था इंग्लैंड में, तो उनको रिसोर्स चाहिए था। तो रिसोर्स कहाँ से आएगा? इंडिया से। और फिर उनको जो रिसोर्स से वो गुड्स बनाएंगे उसको बेचेंगे कहाँ? तो इंडिया में। तो इंडिया का करीब मार्केट को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे, जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, स्किल्ड वर्कर्स हुआ करते थे, जो कि हाथ से प्रोडक्ट को बनाया करते थे, तो वो करीब बर्बाद हो गए, क्योंकि वो हाथ से किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी इंग्लैंड में, तो कंपटीशन था ही नहीं बराबर का। ये जो क्राफ्ट्समैन थे ये लेबर बन गए ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से। इसको आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, आगे चैप्टर में इसी को वृहद इसका चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को देख लेते हैं। अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थी? सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को समझते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि बंगाल वाला जो रीजन है, एक मिनट में मैप देखता हूँ, उसके बाद आपको स्टोरी सुनाता हूँ सारी। इंडिया का मैप हाँ ये रहा। तो ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला रीजन है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेजों ने लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? स्टोरी की तरह समझिए, याद रहेगा आपको। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब कि अंग्रेजों ने अपने अंडर एक जमींदारों को अलॉट करना शुरू किया। इस एरिया में जमींदार पाए जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला जो रीजन है, यहाँ पे आज भी जमींदार पाए जाते हैं, पहले भी जमींदार पाए जाते थे। तो इस रीजन में अंग्रेजों ने जमींदारों से बात करी कि आपको हम ये वाले लैंड प्रॉपर अलॉट करेंगे ऑन पेपर, और आपको यहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट करके देना है। तो ज़मींदारों ने बोला ठीक है।
तो क्या होता था कि अंग्रेज अपने अंडर जमींदारों को रखते थे और जमींदार के अंडर किसान होते थे। अंग्रेज जमींदारों से टैक्स वसूलते थे और जमींदार किसानों से काम कराते थे खेत में। तो अंग्रेज क्या करते थे कि 11 हिस्से कराते थे। 11 हिस्से में से 10 हिस्सा वो खुद रखते थे और 1 हिस्सा जमींदारों को देते थे उसके बदले में। किसानों को बेचारों को कुछ नहीं मिलता था, खेती भी करते थे और उनका शोषण भी होता था। तो क्या है स्ट्रक्चर? सबसे ऊपर अंग्रेज, उसके नीचे जमींदार, उसके नीचे पीजेंट और लेबरर जो कि खेत में काम करते हैं, मजदूर किसान। अंग्रेज जमींदार को पकड़ते थे, जमींदार मजदूर किसानों को पकड़ते थे और इसी तरह से होता था खेती का काम। ये किसान खेती करते थे, इनसे जो उपज होती थी अनाज की वो जमींदार लेते थे और जमींदारों से अंग्रेज अपना हिस्सा लेते थे। तो ऐसे हिस्सों का बंटवारा होता था। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि जो सेटलमेंट है 10/11 भाग वो फिक्स है और खेती जब ज़्यादा हुई तो कैसे पता चलेगा अंग्रेजों को? पहली दिक्कत, टैक्स बढ़ नहीं सकता है। दूसरी दिक्कत, जमींदार क्या करते थे कि इनकी खेती तो ज़्यादा होती थी, अंग्रेजों को टैक्स कम देते थे, बेवकूफ़ बनाते थे और अपने अंडर किसी और को ज़मीनें अलॉट करके और खुद बिजनेस करते थे दूसरे जगह जा कर के, क्योंकि इनकी खेती बहुत अच्छी होती थी और टैक्स कम देना पड़ता था और पीजेंट को कुछ ही लोग देते नहीं थे। तो जमींदार बीच में बिचौलिए के तौर पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। और तीसरा, सर्वे का कोई सिस्टम था नहीं, ऐसे ही लैंड अलॉट कर देना था बिना सर्वे के, तो पता ही नहीं चलता था कि खेती कितनी हुई और हम लोग को मिला कितना मुनाफा अंग्रेजों को। तो इन तीनों खामियों को कम करने के लिए अंग्रेजों ने दूसरी व्यवस्था लाई जिसको कहते हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अब रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या था? ये बॉम्बे और मद्रास वाले रीजन में लाया गया था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंडर अंग्रेजों ने कोशिश करा जमींदारों को रिप्लेस करने के लिए, डायरेक्ट मजदूर किसानों से डील करने के लिए। तो इस बीच इन्होंने क्या करा कि मजदूर किसानों को डायरेक्ट लैंड अलॉट कर दिया और उन्हीं से डायरेक्ट टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें क्या होता था कि डिटेल्ड सर्वे करते थे पहले और सर्वे करके रेवेन्यू रेट डिसाइड करते थे कि कितना इस खेत से हमारे पास अनाज आएगा। तो अब इसमें दिक्कत क्या थी? पहला कि जो सर्वे था वो कोई करता ही नहीं था असल में। अब कोई वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं उस टाइम पे कि पता चले, या फिर कंप्यूटर वगैरह तो उस टाइम उतना यूज़ होता नहीं था, जो भी थी फाइल में ही यूज़ होता था। तो फाइल्स में तो जो मन वो लिख देते थे ऑफिसर्स, बिना सर्वे किए सिर्फ गेस वर्क पे 100 क्विंटल 200 क्विंटल डाल देते थे रेट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, और उतना ही फिर खेती होता था। कभी कभी कोई अफसर क्या करता था कि ज़्यादा लिख देता था, खेती की ज़मीन है 200 क्विंटल की और लिख देता था 500 क्विंटल, तो सीवियर टैक्स बर्डन हो जाता था किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। मजदूर और बुरी तरह पिस गए बेचारे, पिस गए तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो अब अंग्रेज़ों को समझ में आया कि बिना ज़मींदारों के उनका काम चलने वाला है नहीं, ज़मींदार चाहिए ही चाहिए, तभी जाके इनका काम होगा, क्योंकि वे खुद उनसे डील कर नहीं पा रहे थे। एक तो ये बोलने वाले अंग्रेजी और यहाँ हिंदी मराठी बोलने वाली जनता, तो इनको दिक्कत आ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसको कम करते हुए, फिर इस खामियों को दूर करते हुए उन्होंने महालवाड़ी सिस्टम अप्लाई किया पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। अब महालवाड़ी में क्या था कि इन्होंने मान लिया कि बिना जमींदारों के इनका काम नहीं निकलने वाला है, तो जमींदार और तालुकदार अलॉट करने इन्होंने शुरू किए। आप लोग जो इस रीजन वाले लोग हैं, पंजाब, वेस्टर्न यूपी वाले, आपको पता होगा कि यहाँ पे लंबरदार वगैरह यूज़ होता है टर्म, जो गांव में जो लंबरदार होते थे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए। मैं ईस्टर्न यूपी का हूँ तो हमारे यहाँ जमींदार लोग ज़्यादा डोमिनेंट हैं। यहाँ पे पंजाब और ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में यहाँ पे लंबरदार टर्म यूज़ होता था। लंबरदारों का काम क्या होता था कि ये टैक्स कैलकुलेट करते थे और टैक्स वसूल करते थे लोगों से जो खेती करते थे। तो इसमें महालवाड़ी सिस्टम में क्या था कि
इन्होंने सर्वे मस्ट कर दिया कि सर्वे करेंगे ज़मीन का, उसके बाद टैक्स डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसको वहाँ से वसूली करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत क्या थी कि एक्यूरेट और डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कितना टैक्स वसूल करना है, उनको समझ ही में नहीं आता था। दूसरा, जब समझ नहीं आता था तो बिना मतलब का हवा में टैक्स डाल देते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि 200 क्विंटल की खेती है और 500 क्विंटल बोल दिए भरने के लिए, तो कहाँ से भरेंगे किसान। और तीसरा, सर्वे जो होता था, जो अंग्रेजी ऑफिसर सर्वे करने के लिए अलॉट किए जाते थे, वो बेवकूफ़ बना देते थे। सर्वे करते ही नहीं थे, गेस वर्क करके ऐसे ही और टैक्स डिसाइड कर देते थे। तो ये 3 कमियां थी। तो हमने क्या देखा, पहले परमानेंट सेटलमेंट जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले रीजन में है। दूसरा रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो बॉम्बे और मद्रास वाले रीजन में है। और तीसरा महालवाड़ी सेटलमेंट जो कि पंजाब उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है। ठीक है, तो ये थी अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और उसकी दिक्कतें। अब देखते हैं कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन क्या है? कमर्शियलाइजेशन को बेसिक समझने के लिए आप सीधा सीधा समझिए कि जब ऑब्जेक्ट को कमोडिटीज़ में बदल देते हैं, जैसे कि खेत में गन्ने का प्रोडक्शन हुआ, गन्ने की खेती हुई और गन्ने को गन्ने के जूस में बदल के उसको बेचा मार्केट में, तो उससे पैसे आए। तो आपने क्या करा कि रॉ मटेरियल जो गन्ना खेत में उपज हुआ था जिसका, उसको आपने गन्ने के जूस में बदल के मार्केट में बेचा। तो आपने जो प्रोडक्ट था, ऑब्जेक्ट था, उसको कमोडिटीज़ में बदल दिया। सोशल इंटरेक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन में बदल देना, यही है कमर्शियलाइजेशन। इसका प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, स्टोरीज के तौर पर मैं आपको सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कमर्शियलाइजेशन में क्या हुआ कि जो कॉलोनीज़ हैं, जैसे इंडिया एक ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, वैसे ही बहुत सारी कॉलोनीज थी अंग्रेज़ों की, उसको इन्होंने रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। जैसे कि यहाँ से कच्चा माल उठा के लेके जाते थे, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, शुगर केन, ओपियम, टी, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, कॉटन, इंडिगो, ओपियम, इसको ये लोग उठा के लेके जाते थे इंग्लैंड, लंदन, और वहाँ से कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, उसके ऊपर इंडिगो का पेंट, ओपियम मतलब ड्रग्स, अफीम, टी, चाय पत्ती लेके जाते थे। वहाँ के मार्केट में कुछ बेचते भी थे और फिर वहाँ से प्रोडक्ट बना के मशीनों में बड़ी बड़ी और यहाँ लाके इंडिया में और दूसरे कॉलोनीज में लाके बेचते थे महंगे दामों पे। तो क्या होता था कि यहाँ के जो लोकल क्राफ्टमैन और इंडस्ट्रीज वगैरह थी, जो कि पहले कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, वो बेचारे हाथ से कपड़े बनाते थे, बुनकर जो होते थे। और वहाँ पे अंग्रेज फैक्ट्रीज में कपड़े बनाते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। तो अब हाथ से कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री से कम कपड़े बनाने वालों के साथ कैसे कम्पीट करेंगे? तो कम्पीट नहीं कर पाते थे बेचारे, तो उनको मुनाफा नहीं होता था, तो वो पूरी तरह से उस रोज़गार से दूर हो गए। तो एक टाइम पे जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, जहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, अब वो पूरी तरह से इम्पोर्टर हो गया। सारे कपड़े अब वहाँ पे बन रहे हैं और यहाँ पे आके बिक रहे हैं। यहाँ जो बनाने वाले थे वो अब मजदूर किसान बन गए, उन्होंने अपना धंधा छोड़ दिया क्योंकि उनको फ़ायदा हो ही नहीं रहा था कुछ। समझ गए? तो क्या क्या फैक्टर्स थे जो इस प्रोसेस में लीड किए? पहला तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया अंग्रेजों ने रोड, रेलवे, ब्रिजेस बनाना शुरू कर दिए थे। तीसरा, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, जो अंग्रेजों ने एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत जो ब्यूरोक्रेट्स बनाना शुरू करे, जो कि इंडिया में जो इलीट क्लास है, हिंदू और मुस्लिमों में जो इलीट वर्ग है, वो ब्यूरोक्रेसी में जाना शुरू हुआ। उनको हायर करना शुरू किया अंग्रेजों ने। तो इंडिया में एक न्यू वेल्दी क्लास इन्होंने जनरेट कर दिया अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अंग्रेजों के द्वारा जो वहाँ से कपड़े बन के आते थे, उसको खरीदने के लिए कोई तो क्लास चाहिए।
तो उसको इन्होंने यहाँ पे एक इलीट ब्यूरोक्रेट्स की क्लास बनानी शुरू कर दी, समझ गए, जो कि अंग्रेजों की गुलामी करने वाले थे। चौथा, इसी टाइम पे क्या हुआ था कि अमेरिका में सिविल वॉर हो गया था 1783 के आसपास। तो अमेरिकन मार्केट पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई थी, तो इनको मार्केट भी चाहिए था। तो मार्केट कहाँ पे मिलेगा? इंडिया। अमेरिका भी अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करती थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसा कि इंग्लैंड में शुरू हो गया था, तो उसको फंड करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और फिर उसके बाद वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होगा उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। कहाँ मिलेगा? इंडिया, समझ गए। उसके अलावा जो यहाँ से जो प्रोडक्ट इंग्लैंड जाते थे बन के, जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेसमैन बनाते थे, उस पर वो लोग हाई टैक्स और टैरिफ लगा देते थे। वहाँ पे इंग्लैंड में बिकता था तो वो बहुत महंगा बिकता था, तो वहाँ पे लोग खरीदते नहीं थे। और उसके अलावा वहाँ से जो प्रोडक्ट आता था यहाँ पे इंडिया में बिकने के लिए, उस पर बिल्कुल ज़ीरो टैक्स कर देते थे। तो वो वाला प्रोडक्ट जो था वो सस्ता बिकता था यहाँ पे। तो यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको घाटा हो रहा था, और ब्रिटिश जो थे अपना प्रोडक्ट्स बहुत सस्ता बेचते थे, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता था, समझ गया। तो इस तरह से पूरा इन्होंने करीब करीब इंडियन मार्केट को हाईजैक कर लिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इनइक्वालिटी, इंस्टेबिलिटी, एस्केलेटिंग रिलायंस ऑन मनी लेंडर्स, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज फेमाइन, लिंकिंग इंडियन एग्रीकल्चर टू ग्लोबल मार्केट। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। एक इनइक्वालिटी का मतलब इंडिया में जो इंडियन पॉपुलेशन थी उनके बीच में जो आर्थिक समानता थी, वो आर्थिक समानता की जो खाई थी वो बढ़ने लगी। आर्थिक रूप से जो एक इलीट तबका था वो अमीर का अमीर होता चला गया अंग्रेजों की पॉलिसीज़ की वजह से, और जो बाकी जो गरीब तबका था वो गरीब होता चला गया, समझ गए। इंस्टेबिलिटी, मार्केट करीब करीब ख़त्म हो गया इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे वो लेबर बन गए, किसान बन गए, मजदूर बन गए, ठीक है। इम्पैक्ट बहुत ही डिजास्ट्रस रहा अंग्रेजों की इन पॉलिसीज़ का। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? लॉन्ग लास्टिंग एंड सब्सटेंशियल डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। मतलब जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया, और ये करीब करीब ये वाला प्रोसेस जो है 30, 40, 50 साल तक चलता रहा, तो जो भी बची खुची भी इंडस्ट्रीज थी वो भी करीब करीब गायब सी हो गई, गायब हो गई। तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग एक टाइम पे सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ करता था वो करीब करीब ख़त्म हो गया। इसी जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री का लगना, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जस्ट उल्टा, इंडस्ट्री का ख़त्म होना। तो इंडिया में करीब करीब जो सारी इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका प्रोसेस अब तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ एंड ड्यूटीज़। यहाँ के जो प्रोडक्ट वहाँ जाते थे उसके ऊपर टैक्स लगा देते थे, वहाँ से जो प्रोडक्ट आते थे यहाँ पे उसके ऊपर टैक्स जीरो कर देते थे, तो इससे उनको फ़ायदा होता था। रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे इंग्लैंड में, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ला के यहाँ पे बेचते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे जिससे कि तेज़ी से रॉ मटेरियल उठा सके। लोगों को लगता था कि अभी भी लोगों को लगता है कि अंग्रेज़ों ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया, रोड, रेलवे, ब्रिजेस, वो सब हमारे लिए बनाया, लेकिन उन्होंने बनाया था कि ताकि जो प्रोडक्ट है जो यहाँ से उनको लेके जाना है रॉ मटेरियल, वो तेज़ी से लेके जा सके, समझ गए। इकोनॉमिक पॉलिसीज मैंने बता ही दी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, मार्केट कंट्रोल पहले भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके आगे की स्टोरी क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ की कहानी क्या है? इसको स्टोरी के तौर पर ही डिस्कस करते हैं। काम करते हैं कि पूरा जो बुक है इसको वन शॉट में ही निपटा देते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कारण मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा डिविडेंड, चौथा रेमिटेंस, पांचवा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, छठा करप्शन, सातवां रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, सातवां आठवां अनबैलेंस्ड एक्सपोर्ट, नौवां डेफिशिएंट इंडियन पब्लिक फाइनेंस। इसको बारी बारी से देखते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कारण क्या था?
सबसे पहला मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अंग्रेज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस पीरियड में कभी मराठाओं से लड़ रहे हैं, कभी मैसूर से लड़ रहे हैं, कभी पंजाब से लड़ रहे हैं। तो लड़ने के लिए उनको क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? मार्केट से। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड, रेलवे, ब्रिज, पैसा कहाँ से आएगा? मार्केट से। अंग्रेज़ों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी में वहाँ पे शेयर्स खरीदने वाले लोग थे, तो उनको डिविडेंड प्रोवाइड करना है, मुनाफा देना है। तीसरा, रेमिटेंस। अंग्रेज जो यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के अंडर जो सरकारी नौकर काम करते थे, वो क्या करते थे? यहाँ से पैसे कमाते थे और वहाँ पे अपने परिवारों को भेज देते थे। ठीक है।